one of the most requested guests on the show. तो ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं ग्रैमी का सपना देखा हनी सिंह ने था, पूरा मोदी जी कर रहे हैं। अगर मोदी जी कर देंगे तो उससे बड़ी बात ही नहीं कोई। एंग्जाइटी बहुत छोटा सा वर्ड, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं होता। नया नया पैसा और नया नया सक्सेस बहुत लोगों से संभलती नहीं है। मेरे से भी नहीं संभला था, बहुत बुरी हालत हो गई थी, पागल हो गया था मैं। गुस्सा बहुत है मेरे में। आपका गुस्सा देखा था सिर्फ एक ट्रेंडिंग रील पे। हाँ मुझे पता है। वो लड़की ऊपर बैठी है, बोतल मारा, ठीक है। वो जो बंदा था उसकी शक्ल मुझे साफ दिख रही थी, ये किस तरह का हरामी बंदा है मेरी तरह का। तो मैंने उसको गाली बकनी थी। बट यार लड़के तो हर किसी को भाई बोल देते हैं। 5 लड़कियां रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हैं तो 5 को पता हमने स्प्लिट करना है। जेब में 500 रुपए पड़े हैं, 15 लड़कों को लेके जा रहा है बर्गर खिलाने। ये भाई होता है। How many times have you been properly in love? So many times. वो किस लिए भीड़ इकट्ठी हो रही थी मुझे पता था। मुझे पता था जहाँ थोड़ी सी मेरी नैया डालम डोल होगी सबसे पहले छलांग मारेंगे। वो मार गए, वो भाग भी गए। आपने बोला था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। कर ही नहीं सकता। और मुझे बोले सुबह 10 बजे उठ के यहाँ पे आना और 5 बजे तक इस मीटिंग में बैठना है और 5 बजे चले जाना और घर जाके बोलना सो, अब सो, चलो अब सो, अब तो 9 बज के, अब तो सो, अब सो। I can't fucking do it, man. मेरे को बैड लग रहा है यार मेरी लाइफ के बारे में। जब हमने ये वाली सीरीज शुरू करी थी बहुत टाइम पहले, तो हमने ना मेंस एक्सपी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था ये सोचने के लिए कि एक परफेक्ट गेस्ट कौन हो सकता है, कि ऐसा कौन सा इंसान बुलाएं जो इस सीरीज़ के लिए परफेक्ट होगा। और आई थिंक अगर अभी भी हम अपने ऑफिस में जाके अपना विजन बोर्ड देखें, उस पर पहले नंबर पे नाम लिखा होगा यो हनी सिंह। और आज मतलब थिंग्स वर्क इन सच अ मिस्टीरियस वे कि 1 साल चेस करने के बाद, और हम तब भी आपको बहुत रीच आउट किया था, ऑफ कोर्स चीज़ें हुई नहीं, बट 1 साल चेस करने के बाद आज दिवाली वाले दिन you know you have come like the light at the end of the tunnel for us. Thank you so and much. on this auspicious day we welcome you Honey Singh. Thank you so much for coming. Thank you so much. कैसा लग रहा है आपको? मजेदार, एकदम मर्दाना। मर्दाने का क्या मतलब है? मतलब Men. Yes. You are the most requested guest on this show. और ये मैं आपको फ्लैटर करने की नहीं बोल रही, हमने ऐसे 30-31 एपिसोड शूट कर लिए हैं और कमेंट्स में मजाल है कि आपके नाम के अलावा किसी और का नाम आए। कमाल है। Yes, so it's like we've manifested you. Thank you so much. आप ना हमेशा एक चीज़ बोलते हो कि आपने हमेशा सपने अपनी औकात से बाहर देखे हैं, राइट? और शायद तभी आपको चीज़ें मिली भी हैं। आपको वो अपनी पहली मेमोरी याद है कि पहला सपना कौन सा आपने अपनी ऐसे बाहर सोचा था? बहुत सारे, शुरू से ही। मैं स्कूल में भी बहुत डांस कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया करता था, तो तकरीबन 20-25 लोग उसमें हिस्सा लेते थे। लेकिन मेरे को यही लगता था कि शायद मैं परफेक्ट हूँ और मैं इनसे बेहतर हूँ और मैं इसको जीत जाऊँ, तो मैं जीत जाता था। तो मेरे को ऐसा सच याद नहीं, लेकिन शुरू से ही खिताब बहुत जीते मैंने, तो वो सारे खिताब अपनी औकात से बाहर ही सोचे थे और जीतता गया और आज तक जीत रहा हूँ। कोई अभी एक कोई ऐसा अधूरा सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? अधूरे सपने तो बहुत सारे हैं ऐसे। अभी फ़िलहाल अभी तो फोकस यही है कि अपने गाड़ी ट्रैक पे आई है थोड़ी सी, और अपने मेरे फैंस थोड़े खुश हुए हैं मुझसे, तो उनको बहुत सारा खुश करना है। जैसे पहले पागल कर दिया था अपने लिए, वापस ऐसे पागल सा करना है। और जो लोग नहीं हैं मेरे फैंस, आज जो नई जनरेशन आई है, जो एक जनरेशन गैप है, उनको भी अपने लिए उस तरह पागल करना है जिस तरह किसी दौर में एक काफ़ी सारी आवाम को किया था। पर एक चीज़ बोलूं, बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं अपनी पीआर पे लगाने के लिए, सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। आप जब थे आप तब भी रेलेवेंट थे, आप जब नहीं थे तब भी रेलेवेंट थे, और आप अभी भी रेलेवेंट हो। सो व्हाट इज द सीक्रेट टू यू बीइंग ओमनी प्रेजेंट? पता नहीं, तो लोगों का प्यार है। बाकी मेरी कोशिश ऐसी रही है कि जो मैंने काम किया है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक किया है, अपने समय से आगे का काम किया है, तो शायद वो इतना ज़िंदा रहा कि आज मुझे ज़िंदा रख पा रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ डिस्क्राइब करनी होती एक शब्द में, कि जब से आप पैदा हुए हो तब से अब तक, तो वो एक शब्द कौन सा होता? सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल। ऐसा क्यों? क्यों, हुआ बहुत कुछ है मेरे साथ जो सुपरनैचुरल है, और सुपरनैचुरल पावर्स ने मुझे कहाँ से कहाँ लेके गए, फिर ख़राब हुई, फिर सुपरनैचुरल पावर्स आई, फिर वापस सब कुछ ठीक करने लग गई। तो मुझे लगता है सुपरनैचुरल इज़ द परफेक्ट वर्ड फॉर माई लाइफ। इट्स बीन रियली वेरी सुपरनैचुरल।
आई थिंक योर ऑडियंस विल अग्री. Yeah. लोग वैसे आपसे बहुत ज़्यादा पूछते होंगे शाहरुख खान के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में, बट हमें आपसे पूछना है AR रहमान के बारे में, वो- क्योंकि एक अलग फैसिनेशन है आपकी उनके टुवर्ड्स. वो तो उस्ताद है मेरे एक तरफा, मतलब मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, उन्होंने मुझे चेला माना नहीं माना, कभी शायद कभी मानेंगे, डेफिनेटली मान लेंगे एक दिन. तो वो कहानी ये है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे गुरुजी मेरे घर पे एक कैसेट लेकर आते हैं. एक पंजाबी फैमिली में एक कैसेट आती है और मैं कोई पंजाबी गाना सुन रहा हूँ या मैं आर.डी. बर्मन सुन रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि बेटा आर.डी. बहुत सुन लिया, अब ये सुनो. तो एक तामिल कैसेट मुझे सुनाई जाती है और वो म्यूज़िक मुझे सुनाया जाता है जो मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो जाता है. तो मैं बोलता हूँ कि गुरुजी ये क्या है? वो कहते हैं ये आदमी पूरी दुनिया को हिला देगा अपने म्यूज़िक से, आज के बाद तुम सिर्फ इसे सुनोगे. तो मैंने वो 1 साल तकरीबन, वो हिंदी में एल्बम आई रोजा बाद में, पहले रोजा तमिल में आई, वो 1 साल मैंने तमिल में सुनी और काफ़ी उनको माना. और आज मुझे लगता है कि मैं जितना भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहता था, वो भी सिर्फ रहमान सर की वजह से. अलग अलग वोकलिस्ट को गवाना चाहता था अपने म्यूज़िक से, और सिंगर तो मैं बाई चांस एक्सीडेंटली बन गया. और वही आगे मेरा मेन फोकस है कि मैं अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन को और रिफ़ाइन करूं, और इतना रिफ़ाइन करूं कि एक दिन कुछ ऐसा गाना बने कि मैं रहमान सर के पास लेके जाऊं और कहूं कि ये आप गाओ, और वो गाएं. बट आप दोनों की पर्सनालिटीज इतनी अलग हैं, बहुत अनबिलीवेबल लगता है कि आप उनको ऐसे वो करते हो. नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पर्सनैलिटी उनसे बहुत अलग है. अभी क्या हुआ कि हमने इंडिया टूर किया. मैं रहमान सर से 3 दफ़ा मिल चुका हूँ. तो हमने इंडिया टूर किया, तो हम लोगों ने पूरा नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक उसमें था. 16 सिटीज़ थी, नेपाल भी था उसमें. तो हर सिटी में 35,000, 30,000, 25,000 लोगों का जैम पैक था. और चेन्नई में सिर्फ 7,500 लोग. तो मैं बहुत परेशान हूँ. रोहित भाई जो मेरे मैनेजर हैं, तो मेरा मूड बड़ा ऑफ सा. मैं स्टेज पे पहले गाने के बाद ही जब देखा क्राउड आधे से भी कम भरा हुआ है, तो मैं पीछे आया. मैं कहा भाई ये क्या है, अगर चेन्नई ऐसा रिस्पॉन्स था तो डाला ही क्यों था. वो कहते हैं आप परफॉर्म करो, आपके लिए सरप्राइज़ है. मैंने कहा अच्छा, पता नहीं क्या है. फिर मेरा मज़ा नहीं आ रहा. जैसे तैसे मैंने वो शो ख़त्म किया, अपना बेस्ट दिया. मैं वापस आया, होटल आए हम लोग. तो मैंने बोला क्या सरप्राइज़ है. तो रात के 1 बज रहे थे. तो कहते 2:30 बजे रहमान सर ने घर पे बुलाया, ये सरप्राइज़ है. ओहो. तो हम रात को घर गए, सर ने बुलाया और मैं अपनी पूरी टीम ले गया. 10-15 लोग सारे, आज फ़ोटो कराएंगे. कपड़े चेंज किए, जैकेटें वैकेटें पहनी हमने, बाल वाल सेट किए. तो सर ने सबको बिठा दिया अपने बाहर एरिया में और कहते यो यू कम विद मी इनसाइड. तो मुझे अंदर स्टूडियो में ले गए. और तब उनसे जो बातें हुई, वो इंसान जो दुनिया समझती है कि बोलता ही नहीं है, वो 1 घंटा इतना कुछ बोले अबाउट म्यूज़िक, अबाउट वर्ल्ड, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. और मैं सिर्फ उनको देखे जा रहा था और वो 1-1.5 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चल रहा. वो बोलते रहे. तो मुझे लगता है कि उनकी मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है. मतलब मैं भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बोलता हूँ, या जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ बोलता हूँ. तो और बाकी सिर्फ ये चीज़ें नहीं है. मुझे लगता है कि म्यूज़िक की तरफ जो उनका प्यार है और जो म्यूज़िक के लिए जो मेरा प्यार है, वो भी उतना ही शिद्दत से है. तो कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. और उनके गानों में भी अगर आप ये कहें कि रहमान सर को देखिए कि रहमान सर नॉटी नहीं है, तो रहमान सर के नॉटी गाने भी बहुत सारे हैं. तो रुकमनी शादी के बाद का क्या हुआ, और भी बहुत कुछ. इश्क भी बहुत है उनके गानों में, उनकी म्यूज़िक में सुनाई देता है वो. और उनकी अगर आपने उनको पूजा है मेरी तरह, तो आपको उनकी पर्सनालिटी मिलने से पहले ही पता लग जाएगी कि सर के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, जो लोगों ने उनके ना बोलने की आदत की वजह से शायद कम जाने, लेकिन उनमें बहुत सारे कलर्स हैं. आई थिंक सिमिलर आपके साथ भी हुआ था. इतने टाइम तक आपने इंटरव्यूज नहीं दिए, लोगों ने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, बस बस बस. वो जान ही नहीं पाए कि शायद आपके कौन से डिफरेंट शेड्स हैं. जैसे मेरे लिए तो आप एक रॉक स्टार हो, आप एक सिंगर हो, आप एक रैपर हो, आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, बट आपके ना कुछ जो अब आप रीसेंट इंटरव्यूज देने लग गए हो, वो देख के लगता है कि आप एक फिलोसोफर भी हो, क्योंकि आपको लाइफ का सार या तो समझ आ चुका है. और अगर ऐसा है देन वी वुड लव टू आस्क यू, फॉर यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. वही है कि ज़िंदगी बचपन से ही समझ लीजिए, जिस हालातों में हम लोग बड़े हो रहे थे, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, वो करमपुरा वेस्ट दिल्ली के अंदर एक छोटी सी जगह है, जो अब एक बहुत डेवलप्ड जगह बन चुकी है, लेकिन पहले नहीं थी. तो वो जगह, वो सड़कें इंसान को सब सिखा देती हैं, और पहली बात ये समझा देती है कि ज़िंदगी मुश्किल है
अगर इसे मुश्किल मानोगे तो और मुश्किल होती जाएगी, अगर इसे मशूका मान लोगे तो ये प्यार करेगी। तो ये चीज़ छोटी उम्र में समझ ली थी, तकलीफ़ों में बड़े हुए, लेकिन हंसते रहे, गुनगुनाते रहे, मस्ती करते रहे, मजाक करते रहे, लोगों को तंग करते रहे, और भाई ऐसा मैं बचपन से ही था। तो ज़िंदगी यहाँ तक पहुँच गई, और मैं कभी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए नहीं तो लोगों को मेरा अंदर पर्सपेक्टिव नहीं पता था। लेकिन मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसके अंदर जो मैं हूँ एक्चुअली में, उन लोगों ने 1.5 साल मुझे फ़िल्म किया है, शूट किया है, और वर्ल्ड वाइड मेरे साथ घूमे हैं वो लोग, और कई सारे ऐसे सवाल उन्होंने पूछे हैं जो हर इंसान शायद मुझसे पूछना चाहता होगा, और कई सारे ऐसे जवाब हैं जो मैं देना चाहता हूँ जिसके सवाल ही नहीं मुझसे आज तक पूछे गए। तो वो सब कुछ है उसमें। आई थिंक लोगों को देख के वो समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ। वो तो गाने तो एक किरदार हैं जो मैंने एक इमेजिनेशंस बनाई कि एक ऐसा सा लड़का प्यार करेगा तो क्या करेगा, एक ऐसा सा लड़का मस्ती करेगा तो क्या करेगा, ऐसा सा लड़का दारू पी के क्लब जाएगा तो क्या करेगा। तो वो एक अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो मैंने अपनाए और बहरूपिये की तरह उसको निभा दिए। तो लोगों ने लगा हनी सिंह ऐसा ही है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो डॉक्यूमेंट्री में पता चलेगा एक्चुअली कि मैं क्या हूँ। और सारे लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, वो एडिट चल रहा है उसका 200 लैंग्वेजेस में डब होनी है वो। ओह वाओ, किसी को नहीं छोड़ना, सब देखेंगे। नेटफ्लिक्स वाला चाहते हैं सब देखें। मैं चलो ठीक है, मेरा तो फोकस शुरू से लेके आज तक मेरी हिंदुस्तानी आवाम ही है, क्योंकि 150 करोड़ लोग हो गए हम लोग, और अगर यही लोग घर के लोग ही जान लें तो वही बहुत है, बाहर वाले जाने ना जाने उनको परवाह नहीं है। ऐसा लगता है आपको कि घर वाले लोग भी शायद रियल योयो हनी सिंह को नहीं जानते? आवाम बहुत है ना। अभी हम परसेंटेज देखें तो कितने लोग हैं जो टेलीविज़न एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो उसमें म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो हनी सिंह का नाम जानते हैं, उसके बाद कितने लोग हैं जो उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। सो मेरा फोकस है कि 150 करोड़ लोगों को पता चले कि ये इंसान कौन है, भले जिसको मेरे म्यूज़िक के बारे में नहीं भी पता, उसके बाद वो शायद मेरे म्यूज़िक की तरफ जाए कि अच्छा इसका म्यूज़िक कैसा है ये बताओ, अच्छा इसने ये चीज़ ऐसे बनाई, ये चीज़ वैसे बनाई। तो ये है। एक चीज बताओ, आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? मतलब मेरे को मेरा आंसर पता है, मैं तो बड़ी हुई हूँ गाने सुनते सुनते, बट पता नहीं, अपने आप ही है सब कुछ है। जो ये चीज़ आप कर नहीं सकते, ये अपने आप होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस पानी में कूद जाना चाहिए और अपनी बॉडी को छोड़ देना चाहिए, आप अपने आप तैर जाओगे अगर आपको तैरना है तो ये चीज़ें करके नहीं हो सकती, ये करने अपने की हो इच्छा से नहीं हो सकती, वो करने बस की इच्छा से नहीं हो सकती है कि मुझे लोग चाहें, मुझे लोग प्यार करें। आप अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को इतना प्यार करो कि लोग देखें कि यार ये एक मजदूर भी अगर एक खड्डा खोद रहा है तो वो इतनी शिद्दत से अगर खड्डा खोदे जा रहा है तो सामने वाला बंदा कहेगा यार क्या मेहनत है बंदे की, यार आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। तो वो करते रहना चाहिए बस, कभी ना कभी तो वो स्पॉटलाइट पड़ती है आप पे। बिल्कुल। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि है एक छोटी ऑडियंस वो भी है जो आपको नापसंद करती है? हाँ, वो आपको क्यों लगता है कि वो क्यों? उनके बारे में कभी सोचता ही नहीं, आज तक नहीं सोचा मैंने। नहीं? आज तक कभी तवज्जो ही नहीं दी उनको, क्योंकि मैंने अभी भी मैं बैठा हुआ आपके सामने 150 करोड़ लोगों की बातें कर रहा हूँ, तो मैं वो 15,000 लोगों के बारे में क्यों सोचूं, या वो 1500 लोगों या वो 15 लोगों के बारे में क्यों सोचूं? मेरा फोकस हिल जाएगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं उन लोगों के बारे में। कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड है? माई सेल्फ, मी, टोटली 100% ऑफ मी इज मिसअंडरस्टूड 100% ऑफ मी। तो एक ऐसी चीज जो आज आप बताना चाहोगे? नहीं, आज कुछ नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर, क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा उस 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में, और मैंने तो अभी देखी नहीं, अभी एडिट के बाद देखूंगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग अपने आप समझें और अपने आप जानें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं खुद बताऊं। कहते हैं कि मरने से जस्ट पहले भगवान दिखता है बहुत लोगों को। अगर ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें आप भगवान को देख सकें और उनसे कोई एक क्वेश्चन पूछ सकें, तो क्या पूछोगे? कि मुझे ऐसा क्यों बनाया अच्छी वे में, बुरी वे में? ऐसे ही, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी, इसकी क्या वजह थी? किसी और को भी दे सकता था, या मुझे कोई और ज़िंदगी भी दे सकता था। क्योंकि मुझे ये ज़िंदगी क्यों दी, ये सवाल इसलिए पूछता मैं भगवान से कि मैं कुछ और क्यों नहीं हो सकता इसके अलावा। ये मैं कई बार सोचता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं बन पाता कुछ और, या मैंने कुछ और क्यों नहीं सोचा इसके अलावा बनने के या करने के अलावा। तो ये मुझे ज़िंदगी क्यों दी,
इसका क्या जवाब है? हम भी जानना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग है। आपने काफ़ी बार ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि आप भगवान में मानते थे, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया आपकी लाइफ में जब आप शायद भगवान में नहीं मानते थे या फिर आप खुद के बारे में एक सर्टेन वे में सोचने लग गए, बट फिर एक वापस ऐसा पड़ाव आया आपकी ज़िंदगी में जब आप मानने लग गए। सो आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप मानते हो भगवान बहुत में। ज़्यादा। तो जो वो लोग जो भगवान में नहीं मानते, नास्तिक, नॉन बिलीवर्स, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो वो लोग जो स्ट्रगल करते हैं अपने फेथ के साथ। उनको बस मुझे लगता है कि शायद सिर्फ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि भगवान को मानना आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मुझे लगता है एक रिजीम है, अगर आप वो कर पाएँ कि आप खाना बिना नमक के और पानी उबला हुआ और नींद बिना बिस्तर के और ज़िंदगी बिना माँ के अगर बिता सकते हो तो आप भगवान में नहीं मानो। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते तो भगवान में मानो। अगर ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं तो शायद भगवान में मानना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या बात है, अच्छी दिल पे लगी ये वाली बात मेरी, मैं सोचूंगी इसके बारे में घर जाके। वैसे आप सुपरस्टिशंस हैं, आप क्या आप सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हो? सुपरस्टिशन में मैं बिलीव नहीं करता। नहीं, नहीं, मैं वन गॉड में बिलीव करता हूँ और सुपर पावर्स में बिलीव करता हूँ, और सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करता। वो आदमी को पीछे ले जाती है, ट्राइबल ले जाती है। सुपर पावर तो आप खुद बन के बैठे हो। नहीं सुपर पावर काम, सुपर पावर हमें कंट्रोल करती है, तो हम कहीं पे भी बैठ जाते हैं। आपने कभी वो स्टोन्स पहने हैं? हाँ, मैं पहनता हूँ, अभी पहनता हूँ। वो पुखराज है आई थिंक, हाँ, है ना? और ये वाला ये रूबी है। ये रूबी है। हाँ। तो ये उस पर्पस से कभी कभी कहते मेरे हैं ना अंकल कि- हैं, मेरा बहुत जिगरी इंसान है मेरी ज़िंदगी में एक, उसका नाम है उमेश शर्मा, मेरा बहुत ख़ास दोस्त है। उसके पिताजी वर्ल्ड के माने हुए एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो उन एस्ट्रोलॉजर्स में से हैं जो आपको सुपरस्टिशन की तरफ नहीं लेके जाते, जो एक साइंस में बिलीव करते हैं और ब्रेन कैसे वर्क करता है, एनर्जी, सनलाइट और सन और बाकी प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं आपके बिहेवियर में। इससे कोई मुझे 50 करोड़ की लॉटरी नहीं निकल जाएगी। इससे मेरी एनर्जीज ऐसे बैलेंस रहेंगी कि मैं आज आपके साथ बैठ के वो बात कर पाऊँ इस कैमरा के सामने जो सही हो, और घर जाके वो काम कर पाऊँ जो सही हो मेरे लिए। तो इस तरह आपको बैलेंस किया जाता है। तो तभी इन चीज़ों के पीछे मुझे लॉजिक दिया गया। और अंकल हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित R.K. शर्मा जी, तो उनके कहने पे मैंने ये स्टोन्स पहने और मेरे को बहुत मदद मिली इनसे कि हाँ, मेरी एनर्जीज काफ़ी अच्छी बैलेंस हो रही हैं। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप स्टार साइन हैं और अगर आपको फुल मून आता है तो आप कितने एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब कि वो आप बॉडी के अंदर आपके भी वाटर है 75%, और आप देखिए कि जो मून अगर वाटर के साथ कैसे स्प्लैश मारता हाँ। है, तो वो मून अगर फुल है और आप कितने एक्साइट रह रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये रिलेशन है कि वो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो व्हाई नॉट दीज स्टोन्स कैन रिडीम यू इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे, नॉट अ सुपरस्टिशियस वे। बहुत सारे लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं, बट एक्चुअली में जैसे आपने बोला science है। साइंटिफिक रीजन होता है। Science है। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, जैसे आपने बोला बिल्कुल। हाई वेव्स क्यों आती हैं बिल्कुल एक पूरी सी में। So, बिल्कुल हाँ, साइंटिफिक रीजन होता है उसके बिल्कुल पीछे। बिल्कुल। बहुत पता है कम लोग हैं शायद, और जिंदगी में कम ही लोग होंगे जो वैसे हाइज एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, राइट? और एक जो होता ही है, मतलब जिंदगी में अगर हाइज हैं तो लोज भी हैं, और आपने दोनों एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में। तो आपके फेलियर्स ने आपको क्या सिखाया, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने हाइज में, अपने पीक सक्सेस में एक इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए? पीक्स टाइम पे अपनी औकात याद रखनी चाहिए, अपने ख़ास दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, वो कहाँ से आप आए हो। क्योंकि जब पीक में होता है आदमी तो और बड़े सपने देखता है कि मेरे को वहाँ जाना है, अब तो यहाँ पहुँच गया, वहाँ जाना है। तो ये याद रखना चाहिए कि कहाँ से आए हो। और लोज में तो क्या ही याद रख, क्या ही बताऊँ मैं, सब कुछ आदमी खुद ही सीख जाता है। जब लोज आते हैं तो अपने आप सब समझ में आ जाता है कि क्या याद रखना चाहिए, क्या नहीं याद रखना चाहिए। हाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोज में तो सब कुछ आ जाता है समझ। कहते हैं ना कि नया नया पैसा और नया नया सक्सेस बहुत लोगों से No, संभलती नहीं है। मेरे से भी नहीं संभला था, बहुत बुरी हालत हो गई थी, पागल हो गया था मैं। मोर 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 एवरीथिंग मोर, पागल हो गया था मैं, समझ में नहीं आई थी मेरे को। 2 साल में ख़त्म कर दिया था मैंने अपना करियर। 2012 में मैं मशहूर हुआ, 13 और 14 दैट्स इट, क्रैश्ड। आई डिड बाय माई सेल्फ, नोबडी एल्स, नो वन एल्स।
उस टाइम पे आई थिंक आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया। हाँ, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, यारों दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, खुद को वक्त लगा काफ़ी। पता है बहुत सारे लोग, और आपने तो इस बारे में बहुत ग्राफिक डिटेल्स के साथ शेयर किया है, बहुत सारे लोग शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स चली जाएंगी, लेबल छोड़ देगा, लोग जज कर लेंगे, है ना। बट आपने बहुत ही अपफ्रंट होके चीज़ें शेयर करी हैं एज इफ कि आपको किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है। तो ये फियरलेसनेस कहाँ से आती है? मेरे नाम के बाद ही लगा हुआ है सिंह। एक सिख फैमिली में पैदा हुआ हूँ मैं, ऊपर वाले ने सोच समझ के भेजा होगा। बहुत सारे ब्राह्मणों की गुड़ती मिली है मुझे बाई चांस, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला छोटे वक्त में। जब जवान हुआ तो पंजाब शिफ्ट हुआ, पंजाब में काफ़ी फ़कीरों के साथ उठना बैठना मिला। तो वो फेयरलेसनेस तो धीरे धीरे आई जाती है, बचपन से थी, वैसे बचपन से थी, तभी काफ़ी कुछ ऐसा किया जो बेबाक था। तो अभी भी है थोड़ा बहुत वैसा अंदर से। आजकल ना एक वर्ड बहुत लाइट में आ चुका है और लोगों को शायद उसका मतलब आजकल समझ आता है, एंजाइटी। आपको कभी एक्सपीरियंस होती है? एंजाइटी बहुत छोटा सा वर्ड है। एंजाइटी सिर्फ एक सर्दी ज़ुकाम है। मैंने कोविड झेला हुआ है उस फैमिली का जिसे एंजाइटी बोलते हैं और डिप्रेशन बोलते हैं, और मैंने झेला हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स विच इज़ वेरी सीवियर। और तकरीबन 5 साल मैं ट्रीटमेंट में रहा, और अभी भी ट्रीटमेंट है मेरा, चल रहा है। बहुत माइल्ड डोज है मेंटेनेंस के तौर पे। तो उस पूरे फेज़ के ऊपर, उन 5 सालों के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात करी है, अपनी दवाइयों के बारे में बात करी है, अपने डॉक्टर्स के बारे में बात करी है मेरी डॉक्यूमेंट्री में। तो वो मुझे लगता है कि जिन बहन भाइयों को, छोटे जो स्पेशली, जो बड़े हैं मेरे हम उम्र हैं, वो तो अपने आप को संभाल लेंगे या ठीक कर लेंगे या समझ आ जाएगी उनको। छोटे जो हैं मुझसे, वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें और वो वाला पार्ट ज़रूर देखें, और जिनसे उनको, और स्पेशल उनके माँ बाप, कि उनको मदद मिलेगी कि इस चीज़ से इनको कैसे नहीं। एंग्जाइटी बहुत छोटा सा वर्ड है, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं होता। एंग्जाइटी तो ऐसे कि हाँ बस कहीं जाना है तो घबराहट हो रही है, तो ये हो रहा था, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़े से थॉट्स आ रहे हैं। ये और बैड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है, जिनके नाम ही नहीं है, जिन बीमारियों की, उन तक डेवलप हो सकता है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है डॉक्यूमेंट्री में, उसमें सुनेंगे। बिल्कुल, उसमें सुनेंगे। एक और चीज़ पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बिन प्रॉपरली इन लव? सो मैनी टाइम्स। प्रॉपर वाला मैं कह रही प्रॉपर मैंने हर बार इश्क दिल से किया है। वो बात अलग है कि मैंने हर बार दिल ही तोड़ा है। हूँ। आपका टूटा है कभी हार्ट ब्रेक? होता है, कभी ऐसा हो जाता था कि मेरा दिल टूट गया बिना किसी बात के, तो मैंने दिल तोड़ दिया किसी वजह को ढूंढ के। इससे सब रिलेट करेंगे, सबने किया ही है। क्या शेर बोल दिया मैंने, खुला शेर कि मेरा दिल टूटा बिना किसी बात के और मैंने दिल तोड़ दिया। पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग में आया होगा, पहले भूल गया। मैंने दिल तोड़ दिया कोई वजह ढूंढ के। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस, ओरिजिनल, सिंग मोड ऑन। तो आप कैसे प्रोसेस करते हो हार्ट ब्रेक, या कैसे किया है आपने लाइफ में? कुछ नहीं, मैं काम की तरफ ध्यान देता हूँ, काम की तरफ। मेरा ना बेसिकली मैंने ये चीज़ समझ ली है कि मैं किसी इंसान से इश्क करने के लिए नहीं बना। तभी मेरी अटैचमेंट जो मेरी माँ बाप के साथ है, मेरी बहन के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ है, मेरे भाइयों के साथ है, या किसी माशूका के साथ है, उसको मैंने बहुत बीमारी के बाद बैलेंस करना सीख लिया है कि ये मेरा पर्पस नहीं है, ये इश्क मेरा पर्पस नहीं है, मेरा इश्क कुछ और है जो मुझे ऊपर वाले ने चुन के काम दिया है। मेरे को पहले इसके साथ इश्क करना है, तो अगर मैं इसके साथ पूरा इश्क निभाऊंगा तो शायद भगवान मुझे ये मौका देगा कि मैं भगवान से इश्क कर पाऊँ। तो अब तभी मैं अब आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप्स नाउ बिकॉज आई एम रियली स्केर्ड ऑफ दैट कि मैं ये निभा ही नहीं पाऊंगा। मैं नाकामयाब आशिक हूँ, नाकामयाब ही रहूँगा, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, अपना बेस्ट भी कर लूँ। मैं अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना ऐसा बेस्ट दिया है कि आप जो लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं उनसे जाके कभी पूछेंगे, अगर वो सच बोलेंगे तो वो कहेंगे कि इसने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे भी नहीं पता कि पता नहीं क्या हुआ। तो अब मुझे लगता है कि अब मेरे को सिर्फ काम करना है, और बाई चांस, सबब पंजाबी का वर्ड है,
कि ऐसा बना है कि कश्ती अब ऊपर आ गई है, पानी निकल गया है सारा और डूब नहीं रही है, तो अब दौड़ानी है। आप हमेशा कहते हो कि इश्क और प्यार में फर्क होता है, क्या फर्क होता है? बहुत लंबी डिबेट है इसके ऊपर, एक छोटे से इंटरव्यू में नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्यार कहीं ना कहीं जाके जिस्मानी हो जाता है और इश्क सिर्फ रूहानी है। तो इश्क बिना जिस्मानी अगर करके दिखाओगे तो वो रूहानी बन जाएगा, तो वो इश्क है, नहीं तो तुम प्यार ही कर रहे हो। देन कीप सेइंग आई लव यू। आप क्यों सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते थे? आपको तो शेर और शायरी का इतना वो आ रहा शायरी है। बहुत करता हूँ मैं, शायरी का मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है। मैं इश्क में पड़ गया था पिछले साल और मैंने एल्बम बना डाली हनी 3.0 और पूरी आशिकी के ऊपर, और शायरी और गाने हो गए 3-4 फ्लॉप उसके। और फिर मेरे दोस्त भाई आए पंजाब से, वो कह रहे बाजी क्या कर रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, तुझ पे प्यार ये सब नहीं सुनना हमने हनी सिंह से। मैंने कहा भाई क्या सुनना है, हमने ठेठ पंजाबी सुनना है, ये सुनना। मैं कहा मैं तो 12 साल से पंजाब में नहीं रह रहा यार, मैं क्या लिखूंगा। कहते हम लिखते हैं आपके लिए। मैं चलो आप लिखो मेरे लिए। तो फाइनली अब कुछ गाने कूले कूले हमने ये सब किया और सब चल रहा है और कला स्टार कर दिया और आ रहे हैं गाने। नहीं तो शेर व शायरी में मैं बहुत घुस गया था। शेर व शायरी तो मैं आपको नज़म भी सुना सकता हूँ वैसे। सुनाओ। वो मैंने रिलीज करनी थी, उसका नाम है फ्री का शायर। तो वो आज मैं एक्सक्लूसिवली आपके चैनल से सुनाता हूँ सबको। क्या बात है, और हमारी हैप्पी दिवाली हो रही है। हैप्पी दिवाली है सबको। तो ये आधी नज़म सुनाऊंगा, आधी आप मैं जब रिलीज करूंगा तब आप सुनना। डन। तो इसमें है कि राज थे दिल के अल्फाज मिल के, बताऊंगा मैं लिखे जो दिल से, किस्से थे जिनके आशिक हैं गिन के, हो गए वो खत्म अब बनती उन पे बस फिल्में। शायर सब मर चुके हैं, सूली सब चढ़ चुके हैं, जो आज मैं करना चाहूँ वो कब का कर चुके हैं। मेरा लहू अब स्याही बनेगा, नज़मों पे नज़में लिखेगा, दिलों पे दूंगा दस्तक, दस्तखत पे दस्तखत करेगा, दस्तखत पे दस्तखत करेगा। खून की स्याही है मेरी और शामी आना ऐसे भरेगा। क्या बात है। तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है। इसमें मैंने दस्तखत के ऊपर इतना गौर क्यों किया कि आपका कोई ऑटोग्राफ लेने आए या आपसे एक तस्वीर खिंचाने, आर्टिस्ट के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है उसकी लाइफ का, कि मेरे आज कोई दस्तखत लेने आया। तो तभी मैंने इस पे बात बोली है कि भी दिलों पे दूंगा दस्तक और दस्तखत पे दस्तखत करेगा। क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल। इसका सेकेंड हाफ इतना क्लासिक है, वो बहुत अलग है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था नज़्म का। स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड, फ्री का शायर कमिंग सून। आपको पहला मोमेंट याद है जब आपने अपना पहला ऑटोग्राफ दिया था या पहले फैन से मिले थे? वो मेरे को ऐसे याद नहीं है। फैंस मेरे स्कूल में बहुत थे, पूरा गैंग लेके चलता था, जहाँ मैं जाता था मेरी बातें होती थी। पैक लीडर थे आप? पूरा मेरी इतनी छोटी सी हाइट होती थी, लंबे लंबे लड़कों को मैं कंट्रोल करता था। चलो इधर चलना है, इधर चलिए, हूँ उधर चलिए, क्या करना है, हूँ करना है, क्या करना है। कभी लगता है आपको कि एक लेगेसी पीछे छोड़ के जानी है? नहीं, वो अपने आप बन जाती है। जो बनाना चाहता है वो कभी भी नहीं बन पाती। उसकी लेगेसी बनने से नहीं बनाई जाती। जो कभी किसी भी कोई भी ऐसा इंसान बताओ जो इस हिस्ट्री में रहा हो, जिसने सोचा हो कि मैंने लेगेसी बना के जानी है, बन ही नहीं सकती। आप अपना काम करते रहो, लेगेसी अपने आप बनेगी। अगर आप वो काबिल हो, अगर आपके साथ पीछे दुनिया चली है, दुनिया लगेगी, तो लेगेसी अपने आप बनेगी और काम अपने आप होते जाएंगे और काम पे कामयाब आप होते जाओगे तो एक लेगेसी बन जाएगी। लेगेसी बनाना चाहोगे, आज मैं आया हूँ लेगेसी बनाने। अलेक्जेंडर ऐसे थोड़ी ना आया था, अकबर द ग्रेट ऐसे थोड़ी ना आया था, गुरु गोबिंद सिंह साहब ऐसे थोड़ी ना आए थे, श्री राम ऐसे थोड़ी ना आए थे। सोच के उन्होंने वो काम किए, कर्म वो किए कि बन गई लेगेसी। आप कर्मा में बिलीव करते हो? एवरीथिंग इज कर्मा, एवरीथिंग इज कर्मा। बट मैं इसको इस तरह लेके जाना चाहूँगा कि कर्मा कहीं ना कहीं 50% आपकी कॉन्शियस और 50% आपकी सबकॉन्शियस है। तो कॉन्शियस कर्मा ये है कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और ये मैं गिलास तोड़ के ना जाऊँ, ये मेरा कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस क्या है कि मैं बैठूं कैसे, आपसे बात कैसे करूं, ये मुझे स्पिरिचुअलिटी देगी। तो आपके कर्म बेहतर तब हो जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहोगे। तो यही नहीं कि आप अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाते रहो, मंदिर गुरुद्वारे बनवाते रहो और सोचो ये कर्मा हो रहा है, और
बोनस में, अपनी सैलरी में, अपने ऑफिस में किसी को 5,000 कम दो, वो आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। वो आप नहीं कंट्रोल करते। हमें बचपन से फीड किया जाता है, आपने मंदिर जाना है, आपने गुरुद्वारा जाना है, आपने मस्जिद जाना है, आपने चर्च जाना है, या माथा टेकना है, या कैंडल जलानी है, या टोकन में पैसा डालना है और लंगर खाना है। ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस क्या है, वो सिखाया नहीं जाता। वो अपने आप ड्राइव होता है, आप इंटरनली कितने स्पिरिचुअल हो, वो इंस्टिंक्ट होता और वो आपसे एग्जैक्ट सही कर्मा करवाता जाता है एट सही सर्टन मोमेंट ऑफ टाइम, और उससे लेगेसी अपने आप बन जाती है। सारी बातें जुड़ गई। हाँ सारी बातें जुड़ गई। वैसे एक और बात मैं अभी आपको बताती हूँ। इनफैक्ट कल की न्यूज़ है, एक गाना फेमस हुआ है, ठीक है, अबंडेंस इन मिलेट्स। इसका क्या मतलब होता है? अबंडेंस इन मिलेट्स एक गाना है फालू और गौरव शाह का, जो अभी रिलीज हुआ है, और वो ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ है, अरे वाह, फीचरिंग नरेंद्र मोदी। अरे वाह। तो ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि ग्रैमी का सपना देखा हनी सिंह ने था, पूरा मोदी जी कर रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। मैंने तो शुरू से यही बात बोली थी कि मार्टिन किंग लूथर का सपना था, और बाराक ओबामा ने उसको पूरा किया। तो एक सपने तो बड़े देखो ना, आपके घर से कोई कर देगा तो, और मोदी जी कर देंगे तो उससे बड़ी बात ही नहीं कोई। जब आप ऐसे बड़े बड़े सपने देख रहे थे, आपको डर नहीं लगता था अंदर डर से? किस चीज का लगेगा? किस चीज का लगेगा? इतने बड़े ऊंचे पेड़ पे आम लगा है, मैं तो स्वाद की तरफ देख रहा हूँ। गिर के चोट सर पे लगेगी वो कौन देखता है? मैं तो स्वाद को देख रहा हूँ ना। तो अगर आप स्वाद में आपका फोकस नहीं है तो आप ना पेड़ पे चढ़ पाओगे, ना तोड़ पाओगे, ना खा पाओगे, और उतरोगे तो चोट जरूर लगेगी। सही बात है। बहुत सारे ना यंग बॉयज़, यंग मैन हमारा ये प्लेटफॉर्म देखते हैं या चैनल देखते हैं, अगर उनको कोई एडवाइस देनी होगी आपको अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, तो क्या बोलोगे? पहली बात तो कोई एडवाइस नहीं देना चाहूँगा। सब बहुत समझदार हैं और धक्के खा रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। और बाकी यही है कि सिर्फ एडवाइस छोटी सी है कि भी माँ बाप का ख्याल रखो, भले उनकी बात ना सुनो, वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं लाइफ में। और यारी जितनी जोड़ पाओ ज़िंदगी के अंदर, आगे जाके वो काम आती है। और प्यार जितना मर्जी करो, इश्क सोच समझ के करना। आपकी यारी दोस्ती फेम के बाद चेंज नहीं हुई? नहीं, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। जो पक्के लोग हैं वो बैठे हैं इसी कमरे में आज भी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई और जो दोस्त बनाने आ रहे हैं मेरे को, वो शायद मेरे लिए नहीं आ रहे, वो इस शानो शौकत के लिए हाँ, आ वो रहे मेरे को पता था, वो किस लिए भीड़ इकट्ठी हो रही थी मुझे पता था। मुझे पता था जहाँ थोड़ी सी मेरी नैया डालम डोल होगी, सबसे पहले छलांग मारेंगे। वो मार गए, वो भाग भी गए, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने छोटा सा डायलॉग है, मैंने स्कूल में बनाया था कि आने वाला वेलकम, जाने वाला भीड़ कम। तो इस फॉर्मूला पे चलते हैं हम कि आने वाले के लिए वेलकम है, जाने वाले के लिए भीड़ कम है। पता है, मैं आज आपको बाहर देख रही थी जब आपका शूट भी चल रहा था, और मैं ऐसे भी आपको ऑब्जर्व कर रही थी, और हनी सिंह के साथ ना, हनी सिंह नाम के साथ ही दिमाग में आता है ब्लिंग, सुपरस्टार, रॉक स्टार, सारी चीज़ें। बट अभी मैं आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ और मेरे दिमाग में अगर मैं कोई वर्ड सोचूं तो एक वर्ड जो मैं आपके लिए शायद यूज़ करूँगी, वो मैं बोलूँगी सिंपल। सिंपल है। मैं तो कॉन्ट्रास्ट देख के हिल गई। लाइफ ही सिंपल है अगर आप बनाना चाहो तो। सक्सेस इज वेरी सिंपल, हार्ड वर्क इज सो सिंपल। हार्ड वर्क ना करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हार्ड वर्क ना करना। गेम खिलानी, कैसीनो पे लेके जाना, क्लब में लेके जाना, दारू पिलानी बहुत मुश्किल है, ज़्यादा देर करना। हार्ड वर्क करना वेरी सिंपल। लैपटॉप पे बिठा दो, एसी ऑन कर दो, स्टूडियो का स्पीकर ऑन कर दो, बस कुछ यार दोस्त घूमते रहे आसपास, चलो ठीक है मैं बीट्स बना रहा हूँ, ये बीट्स कहीं काम आएंगी। सिंपल। म्यूजिक से आपको प्यार है, इश्क है? इश्क बेइंतहा अलग ही चीज़ है, वो एक रास्ता है बेसिकली जो मुझे मिला है। और जो म्यूजिशियंस हैं वो ब्लेस्ड हैं कि उनको ये रास्ता मिलता है। तो इश्क है वो तो खतरनाक वाला। आज कहने को आपके पास पैसा, मनी, सक्सेस, फेम, पावर, सारी चीज़ें हैं, कोई एक ऐसी चीज़ लगती है कि ये चीज़ नहीं है? टाइम, वक्त नहीं है। अपने लिए या अपने वालों के लिए? अपने दोस्तों के लिए, हम लोग माँ बाप के लिए, उनको तो टाइम नहीं है। जैसे पहले होता था वो वाला, ऐसे बैठ गए और बस घड़ी नहीं देखनी और बस कैलेंडर नहीं देखना,
मतलब आज इस दिन के लिए चलो, आज अगर हमने सोच भी लिया कि भाई 4 दोस्त बैठेंगे, आज बियर पियेंगे या पापा मम्मी के साथ बैठूंगा, तो वो पहले कैलेंडर में डलता है कि इस दिन ये जाएगा और इस दिन बैठेगा। वो बिना कैलेंडर में डले और उस कैलेंडर से बिना बाहर निकले, वो वाला वक्त नहीं है। वो एक सेक्रीफाइस है, वो एक उम्र के साथ वो करना भी पड़ता है। बिना सैक्रिफाइस की चीजें नहीं मिलती ना। मिलती नहीं। पीस है। पीस है, कभी कभी नहीं भी है, कभी है, लेकिन वैसे इंटरनली पीस है। पीस ना होता तो शायद मैं यहाँ बैठा ना होता। जो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में और जो बीमारी से मैं निकल के आया हूँ, अगर मेरे में पीस ना होता, पेशेंस ना होती, तो मैं उससे निकल ही नहीं पाता। सब्र बहुत है मेरे में, सब्र बहुत ज़्यादा। वैसे आपने ना एक बार एक इंटरव्यू में एक चीज बोली थी, वो आपने बोला था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा कभी जिंदगी में। मैं कर ही नहीं सकता, मैं वक्त पे नहीं उठ सकता। वक्त पे अब तो पहुंच जाता हूँ, पहले वक्त पे भी नहीं पहुंच पाता था, कहीं 4-4 घंटे लेट। और कुछ मैं म्यूजिक के अलावा कुछ भी डिसिप्लिन से नहीं कर सकता। म्यूजिक में बहुत डिसिप्लिन से कर सकता हूँ। मुझे कोई बोले कि 24 घंटे में से 48 घंटे तेरे को म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, बीट्स बनानी है, गाने लिखने हैं, मैं कर दूंगा। और मुझे बोले सुबह 10 बजे उठ के यहाँ पे आना और 5 बजे तक इस मीटिंग में बैठना है और 5 बजे चले जाना और घर जाके बोलना सो, अब सो, चलो अब सो, अब तो 9 बज के, अब तो सो, चलो अब तो सो। I can't fucking do it, man. I can't do it. मेरे को बैड लग रहा है यार मेरी लाइफ के बारे में। रोज मैं घर जाके अपने आप को बोलती चलो सो। आपको अपने बारे में सबसे टॉक्सिक ट्रेट क्या लगता है? वो क्या होता है टॉक्सिक ट्रेट? क्या होता है हिंदी में बताओ पहले। टॉक्सिक ट्रेट मतलब एक क्वालिटी अपने बारे में जो पता है आपको कि आपकी है, जाती नहीं है बट अच्छी नहीं है। मेरे अंदर जो होता है ना, मैं वो बोल देता हूँ। अच्छा, मुंह फट। किसी के भी ऊपर, किसी के भी बारे में बड़े प्यार से या बड़े लजीके से, नहीं तो शेर लिख के फिर सुना दे देता हूँ कि ये मुझे नहीं समझ में आया। वो गलत है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए आदमी को। बट डिप्लोमेटिक होने में भी दिक्कत है। मैं बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हूँ, मेरे को उस चीज में दिक्कत आती है। आपके ओपिनियन में मर्दानगी की डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुई है? कैसे इवॉल्व हुई है? मुझे लगता है आज भी वही डेफिनेशन रखी हुई है लोगों ने कि भी हर कोई खतरा काम करने से पहले अगर बंदे की फट रही है तो उसको यही बोल देता है, मर्द बन, ओ मर्द बन। तो बचपन से धक्के खाता हुआ आ रहा है, पहले स्कूल में बुली हो रहा है अगर कमजोर है तो, ओए मर्द नहीं है तू। फिर उसके बाद पिताजी, बेटा पढ़ाई करो, नौकरी करनी है, मर्द नहीं है क्या? फिर आगे बड़ा होता है तो सहेली पसंद आती है, फिर उसको पाने के लिए 4 लोगों से लड़ता है, वो भी मर्द बन। तो आज भी वही है डेफिनेशन, कहाँ चेंज हुई है, उसी तरफ लेके जाते हैं लोग। बट अगर आप चेंज करना चाहो या बताना चाहो कि ये होनी चाहिए मर्द की डेफिनेशन, ये नहीं होनी चाहिए। मर्द देखो, आदम आए थे पहले, उनको आप एक डेफिनेशन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मर्द आदम है जिसने सृष्टि आगे बढ़ाई और इबादत भी करी, दुनिया आगे चलाई। उसने क्या किया होगा पहले मैं वो जान तो लूँ, तो मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि एक मर्द की डेफिनेशन क्या है। मैं पहले खुद तो एक 100% मर्द बन पाऊँ तो ही मैं उसके बाद डिस्क्राइब कर पाऊंगा। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब ये जो कॉन्नोटेशन बनी हुई है कि मर्द बनो, बी अ मैन, इस चीज़ ने आपको पीछे खींचा या पीछे रोक के रखा? पीछे नहीं रोक के रखा, मतलब मैं फुकरी मार जाता था। मर्द बन, यहाँ से छलांग मार दी, पैर टूट गया। मर्द बन, ये कर दिया, नुकसान हो गया। मर्द बन, वो कर दिया, नुकसान हो गया। तो मैं तो फुकरी मार जाता था, मैं हूँ ऐसा मतलब। और मुझे लगता है कि 90% लड़के ऐसे ही करते होंगे। हाँ, करते दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ मर्द मैं हूँ, कर जाते होंगे गलती। करना नहीं होता होगा उनको, हाँ, but लेकिन वो प्रेशर वो टैग ऐसा है ना, दिल में चुभता है। पता नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत हम्बल रखा है? डेफिनेटली, फ्रेंड्स ही तो हम आपको हम्बल रखते हैं। वही एक असलियत है आपकी, आपका एसेंस है जो आप
एसेंस ऊपर लगाते आते हो, जब आप कामयाब होते जाते हो, आपके परफ्यूम्स महंगे होते जाते हैं, तो एक वो जब आप पुराने दोस्त से जब भी पाते हो तो जो गले मिलते हो, जो वो खुशबू मिलती है, वो ही तो आपको हम्बल रखती है। नहीं तो मेरे इतने सारे कामयाब दोस्त बनते गए, बिलियनर दोस्त बनते गए, कलाकार दोस्त बनते गए, लेकिन जो मेरे असली दोस्त हैं वो मेरे वही हैं जो मेरे कईयों साल पुराने दोस्त हैं। सुकून उन्हीं के साथ मिलता है। हालांकि मैं लकी इतना रहा हूँ कि जो मेरे कामयाब दोस्त भी बने वो भी सेल्फ मेड थे और बहुत हम्बल थे, और उनकी और मेरी और मेरे पुराने दोस्तों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है कि वो हम सब एक दूसरे की स्ट्रगल को और प्रेजेंस को रिस्पेक्ट करते हैं, तो यही आपको हम्बल रखते हैं। आपके लिए मेल फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं? भाई से भी ऊपर। मेरी फीमेल फ्रेंड्स काफ़ी कम हैं, सिर्फ 2-3 ही हैं, और मेल फ्रेंड्स मेरे काफ़ी सारे हैं जो भाइयों जैसे खड़े हैं हर जगह। बट यार लड़के तो हर किसी को भाई बोल देते हैं। लेकिन निभाते भी हैं। छोटी सी बात होती है, लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। 5 लड़कियां रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हैं तो 5 को पता हमने स्प्लिट करना है। जेब में 500 रुपये पड़े हैं, 15 लड़कों को लेके जा रहा है बर्गर खिलाने। ये भाई होता है। ये भाई होता है, मर्द बन। कभी ऐसा मोमेंट आया है आपकी लाइफ में जब एक आपके दोस्त ने या फिर एक फेलो मैन ने, एक दूसरे ही आदमी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है? कई बार ऐसे तो कई बार हुआ, मैंने परवाह नहीं करी, लेकिन नहीं, मैंने किसी और का किया। फिर सोसाइटी से सीखता आदमी, अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखता है, फिर दोबारा नहीं करता। मुझे कईयों ने धोखा दिया, मैंने भी कईयों को धोखा दिया, फिर मैंने सीखा यार ये तो फिर चलता रहेगा, मेरे को इससे बाहर निकलना है। अब मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर मुझे किसी ने नहीं दिया। आप हमेशा से इतने स्ट्रांग थे। मैं शुरू से ऐसा मर्द हूँ। पत्थर मारने का मूड है क्या आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? स्ट्रांगनेस चेक करने के लिए मेरी? नहीं यार। मैं इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि स्ट्रांग तो चलो ठीक है, सोसाइटी ने बना दिया, प्रेशर्स ने बना दिया, बट आप सेंसिटिव भी हो। बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, बहुत सेंसिटिव। तो वो बैलेंस कब स्ट्राइक किया? बैलेंस कोई होता ही नहीं लाइफ में, हम इंसान हैं, जोकर नहीं जो बैलेंस करें। वी आर नॉट क्लाउन्स। मैं एक बार किसी ये बात बता रहा था, तो मेरे को खातूना थी एक मेरी लाइफ में, तो वो बोली यू आर सो सेंसिटिव एंड यू सो स्ट्रांग एट द सेम टाइम, व्हाई कांट यू बैलेंस इट? आई सेड आई एम नॉट अ क्लाउन, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अगर मैं सख्त हूँ किसी वक्त तो सख्त हूँ, मैं किसी तरफ नरम हूँ तो नरम हूँ। इसको बैलेंस कैसे करूँ? बैलेंस मुझे आता ही नहीं है। बैलेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो फिर आप AI बन जाओगे, रोबोटिक बन जाओगे, आप ह्यूमन रहोगे नहीं। लेकिन अपने इमोशंस को आपने कैप्चर करके, मॉड्यूलेट करके उसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गुस्सा बहुत है मेरे में, लेकिन कहीं नहीं आपने देखा होगा मेरे अंदर गुस्सा, और मेरे दोस्तों ने मेरे अंदर इतना गुस्सा नहीं देखा आज तक, क्योंकि मैं उसको बैलेंस करता हूँ। बैलेंस नहीं करता, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जो मैंने सीखा मोहनदास करमचंद गांधी से। बहुत गुस्सा था उनमें, लोग बोलते हैं उनमें गुस्सा नहीं होगा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद बहुत गुस्से वाले आदमी थे वो। हाँ। उनको एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया केनिया में। उन्होंने उस गुस्से को संभाला कई साल, एक आवाम अपने साथ लगाई और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। कितने एंग्री होंगे वो, कितने गुस्से वाले इंसान होंगे वो। उतना गुस्से वाला हूँ मैं भी। मैंने आपका गुस्सा देखा था सिर्फ एक ट्रेंडिंग रील पे। हाँ, मुझे पता। कॉन्सर्ट रुकवा के गाली बका था। हाँ, आप बोल रहे हो कि मिसबिहेव कैसे कर रहा है, तो वो उस मोमेंट में हुआ क्या था वहां पे? वो एक लड़की थी जो अपने बॉयफ्रेंड या दोस्त के कंधे पे बैठी हुई थी और वो अच्छे खासे शो देख के एंजॉय कर रही थी, तो उस पे बोतल मारा जा रहा है, वो खाए जा रही है, वो एंजॉय कर रही शो। मैंने देख रहा हूँ, आधे गाने में देख रहा हूँ मैं ये। मैंने कहा वो बोतल भी खा रही है, वो कुछ बोल भी नहीं रही बेचारी उसको, क्योंकि उसको शो नहीं छोड़ना। मैं कहा शो ही बंद करो यहीं पे। फिर मैं उसको गाली बकी और मेरे को मम्मी ने घर आके बहुत डांटा कि गाली बकने की क्या जरूरत थी। मैं कहा मम्मी वो मेरे अंदर से निकल गई एकदम, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था, ऊपर दिल्ली में परफॉर्म कर रहा था मैं, और वो जो बंदा था उसकी शक्ल मुझे साफ दिख रही थी, किस तरह का हरामी बंदा है मेरी तरह का। तो मैंने उसको गाली बकनी थी, मैं कहती गाली गुली नहीं बकनी। मैंने ठीक है, गाली नहीं बकेंगे। बट गाली एक होता तो वैसे देखो इमोशन निकल जाते, इमोशन होता है वो। हाँ। वो निकल गया।
वेरी एंग्री मैन। अभी भी वैसे आपके मम्मी पापा आपको फोन करके डांटते हैं? हाँ, हर चीज़ पे डांट पड़ती है, हर चीज़ पे डांट पड़ती है। मम्मी से ज्यादा है पापा से ज्यादा? तरीके से पड़ती है, दोनों से। ताना पड़ता है, डांट नहीं पड़ती। ताना मार के छोड़ देते हैं हल्का सा, वो समझना पड़ता है भाई यार। कोई बात नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत समझे आपको आज इस पॉडकास्ट में। Thank you so उसके लिए much. थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी इट वाज मच। अ प्लेजर Thank you, ma'am. टॉकिंग टू यू। थैंक यू। एंड हम वेट करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्री के लिए। Definitely. हम वेट करेंगे आपके उस पूरे शेर के लिए हाँ, जो बिल्कुल। आपने हमें एक्सक्लूसिवली सुनाया है, फ्री का शायर। फ्री का शायर। और हम वेट करेंगे हनी सिंह 3.0 के लिए। थैंक यू सो मच।